तो ये है लेक्चर 19 का चौथा स्पीड कंट्रोल मेथड, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग स्टेटर को जो सप्लाई दे रहे हैं उस सप्लाई का फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेंगे और उसके रेस्पेक्टिव में स्पीड हमारा कैसे चेंज करता है उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, तो NS दैट इज़ सिंक्रोनस स्पीड का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, वोल्टेज जो कि स्टेटर में जा रहा है उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। कहने का मतलब ये सब क्या है, जो वोल्टेज हम सप्लाई पे लगाए, मतलब समझ लो ये ट्रांसमिशन लाइन है। ठीक है, यहाँ से जब वोल्टेज हमने तुम्हारा स्टेटर को दिया तो बीच में कुछ कुछ लॉसेस भी हुआ, समझे। तो वो सब लॉसेस होने के बाद ये जो वोल्टेज है वो स्टेटर के कॉइल तक पहुँचा। ठीक है, अब इस वोल्टेज में ये सारा जो टर्म है ये कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट क्यों होता है, क्योंकि ये जो है वाइंडिंग के कारण लॉसेस है, तो ये तो एक बार मशीन बन गया तो वाइंडिंग तो चेंज करेगा नहीं, समझे। तो यही सब कांस्टेंट है, बचाइए। तो कहने का मतलब V/F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स। कहने का मतलब हमें ये रिलेशन मिला है, स्टेटर में जो वोल्टेज जा रहा है वो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड और उस वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी और वो जो फ्लक्स बना रहा है, उन तीनों के बीच में हमें रिलेशन मिल गया। ठीक है, अब हमें फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करना है। ठीक है, तो अगर हम फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करते हैं तो देखो फ्रीक्वेंसी और फ्लक्स इन्वर्स रिलेशन शेयर कर रहा है। तो फ्रीक्वेंसी के वैल्यू को सपोज डिक्रीज़ करेंगे तो फ्लक्स बढ़ जाएगा, समझे। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा फ्लक्स चेंज कर जा रहा है। ठीक है, अब फ्लक्स चेंज कर जा रहा है, इससे प्रॉब्लम क्या है, इससे प्रॉब्लम ये है कि स्टेटर जो होता है, कोर जो होता है जहाँ पे फ्लक्स रिसाइड करता है, वो कोर का एक स्पेसिफिक कैपेसिटी होता है, मतलब उसका एक मैग्नेटिक फ्लक्स हैंडलिंग कैपेसिटी होता है। जैसे एक वायर है तो वायर तो एक रेटिंग का करंट कोई फ्लो कर सकता है ना, हाँ, रेटिंग से ज़्यादा करंट दे दोगे तो वो मेल्ट कर जाएगा। वैसे ही तुम्हारा जो कोर है वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कैपेसिटी के ही फ्लक्स को कैरी कर सकता है। उससे ज़्यादा अगर फ्लक्स बढ़ा तो कोर सैचुरेट कर जाएगा। सैचुरेट कर जाएगा मतलब क्या हुआ कि वो अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज़ कर जाएगा समझे। इसीलिए हम लोग फ्लक्स को बढ़ने नहीं दे सकते एट एनी कॉस्ट, समझे। तो फ्लक्स बढ़ना हमारे लिए डेंजरस है। ठीक है, अब समझते हैं फ्लक्स घटने से क्या होगा। तो कोर का एक मैग्नेटिक हैंडलिंग कैपेसिटी है, उसमें अगर कैपेसिटी से कम फ्लक्स हो गया तो कोई बात नहीं है, चल जाएगा, कोर तुम्हारा सैचुरेट नहीं होगा। हमारा मेन प्रॉब्लम है बस कोर सैचुरेशन से, समझे। और कोर सैचुरेशन कब होता है, फ्लक्स के बढ़ने से। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी को अगर तुम चेंज करोगे तो फ्लक्स जाहिर सी बात है चेंज होगा ही होगा, ठीक ना। तो इसका एक सॉल्यूशन है, देखो वोल्टेज और फ्लक्स का डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर फ्लक्स में मान लो तुमने फ्रीक्वेंसी चेंज किया तो फ्लक्स बढ़ गया, तो इस बढ़े हुए फ्लक्स को घटाने के लिए हमने वोल्टेज घटा दिया। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर तुम फ्रीक्वेंसी में चेंज करते हो तो ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहना है। अगर ये रेशियो कांस्टेंट होगा तभी तुम्हारा फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो बस हमारा ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि हम फ्रीक्वेंसी में कितना भी चेंज कर लें, हमारा फ्लक्स चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसके कारण हमें क्या करना होगा, जब भी हम फ्रीक्वेंसी में चेंज करेंगे तो साइमल्टेनियसली हमने वोल्टेज में भी चेंज करना होगा। ठीक है, तो देखो फ्रीक्वेंसी जब घटाओगे तो वोल्टेज को भी घटाना पड़ेगा और फ्रीक्वेंसी जब बढ़ाओगे तो वोल्टेज को भी बढ़ाना होगा, सो दैट V और F का जो रेशियो है, रेशियो कहने का मतलब V का एक वैल्यू होगा, फ्रीक्वेंसी का एक वैल्यू होगा, दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू को डिवाइड करोगे तो एक जो वैल्यू आएगा वो हमेशा कॉन्स्टेंट होना चाहिए। ठीक है, यही चीज़ समझाया है इधर। अब ऐसा हम लोग करते किस मैकेनिज़्म से हैं, तो कन्वर्टर और इन्वर्टर प्रोसीजर से। ठीक है, ये देखो ये तुम्हारा सप्लाई है जिसका एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एक कांस्टेंट वोल्टेज है। कहने का मतलब ये तुम्हारा कोई पावर प्लांट से जनरेट किया हुआ वोल्टेज है और इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का है। ठीक है, इसको कन्वर्टर में डाले, कन्वर्टर क्या कर दिया, इसको DC में कर दिया। ठीक है, कैसा DC, वेरिएबल DC में। ठीक है, अब इसके बाद इसको हमने इन्वर्टर में डाला, इन्वर्टर क्या करेगा, इस DC को फिर से वेरिएबल AC में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट AC था, यहाँ पे हमें वेरिएबल AC मिल गया। अब ये जो AC है इसका वोल्टेज भी वेरी कर सकता है और इसका फ्रीक्वेंसी भी वेरी कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि हमने यहाँ पे क्या अरेंजमेंट किया है। ठीक है, और ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम चेंज करते रहते हैं। ठीक है, याद रखो फ्रीक्वेंसी घटेगा तो वोल्टेज भी घटेगा, सो दैट ये कांस्टेंट रहे,
और फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो मतलब सेम ऑपरेशन हो रहा है। अगर तुम घटा रहे हो तो फ्रीक्वेंसी वोल्टेज साथ में घटाओगे, बढ़ा रहे हो तो फ्रीक्वेंसी वोल्टेज साथ में बढ़ाओगे, ठीक है। अब ये ग्राफ देखो वी बाई एफ में देखो ये जो जीरो से स्टार्ट हुआ और जब रेटेड वोल्टेज पे गया, रेटेड वोल्टेज मतलब कोई भी मशीन का एक रेटेड वोल्टेज होता है, तो जब तक रेटेड वोल्टेज है तब तक वी बाई एफ कॉन्स्टेंट होता है। कहने का मतलब साइमल्टेनियस इंक्रीज एंड वी एंड एफ में करोगे तो वी बाई एफ कॉन्स्टेंट रहेगा, लेकिन रेटेड से ज़्यादा वोल्टेज अगर तुम बढ़ा रहे हो, कहने का मतलब कोई अगर 440 वोल्ट है और तुम उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो वोल्टेज भी बढ़ाना होगा, लेकिन रेटेड से ज़्यादा करोगे तो फिर ये कांस्टेंट नहीं रह जाता है, मतलब वी बाई एफ कॉन्स्टेंट नहीं रह जाता है, ठीक ना। कहने का मतलब रेटेड तक ही हम वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं, रेटेड के ऊपर नहीं, ठीक है। अब इसमें हमने क्या समझा, अब हम इस वाले सब्जेक्ट इसमें क्या समझेंगे कि फ्रीक्वेंसी की डिपेंडेंसी किन किन चीज़ों पे होती है, ठीक है। कंसिड्रेशन क्या माना है कि V1 तुम्हारा रेटेड वोल्टेज है, 1 तुम्हारा रेटेड फ्रीक्वेंसी है, X2 तुम्हारा रोटर का रिएक्टेंस है, ठीक है, एट स्टेटर साइड स्टैंड स्टिल कंडीशन में। देखो ये जो 1 सबस्क्रिप्ट है ना, ये तुमको बताएगा प्रीवियस स्टेट, ठीक है, और 2 जो है वो न्यू स्टेट बताएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो वी वाई एफ इज इक्वल टू फ्लक्स, फ्लक्स क्या था कांस्टेंट, तो वी वाई एफ इज इक्वल टू कांस्टेंट हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब v बाई एफ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये इक्वेशन को देखो, ठीक है, ये अगर कांस्टेंट है तो इसको भी कांस्टेंट होना पड़ेगा, और अगर डिवीज़न में कांस्टेंट हो रहा है तो ये अब आपस दोनों में डायरेक्ट रिलेशन शेयर कर रहा है, ठीक है। कहने का मतलब अगर पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई, पावर रिमेन कंजर्व, तो अगर वोल्टेज में इंक्रीज होगा तो करंट में क्या होगा, डिक्रीज, ठीक ना। तो P इज इक्वल टू वी इंटू आई क्या था, मल्टीप्लाई था, यहाँ पे डिवीज़न है, डिवीज़न है कहने का मतलब ये आपस में डायरेक्ट रिलेशन शेयर करेगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला बना। V2 क्या हो गया, नया वोल्टेज, सपोज क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फ्रीक्वेंसी को हमने यहाँ से यहाँ चेंज किया, इनिशियल वोल्टेज ये है, तो चेंज्ड वोल्टेज क्या होगा, तो इस फार्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं V2 इज इक्वल टू F2 अपॉन F1 इंटू V1, ठीक है। उसी तरह से सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो हम यहाँ देखें कि ओमेगा एस एम डायरेक्टली डिपेंड्स कर रहा है फ्रीक्वेंसी पे, कहने का मतलब फ्रीक्वेंसी यहाँ डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है ओमेगा पे, रेडियन से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया। सिमिलरली एनआर के फॉर्म में भी ये हो जाएगा। सिमिलरली रोटर रिएक्टेंस, तो देखो रिएक्टेंस को हम लोग ऐसे लिखते हैं, कहने का मतलब रिएक्टेंस होता क्या है, इंडक्टेंस जो होता है, जो इंडक्टर होता है वो एक इंडक्टर होता क्या है, तो इंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जो कि करंट को इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेता है, ठीक है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग हेनरी में नापते हैं। लेकिन जब हम लोग न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो हमें सारे के सारे लॉसेस को रेजिस्टेंस में लिखना होता है, तो उस इंडक्टेंस को जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम लोग रिएक्टेंस बोल देते हैं, जिसका फॉर्मूला ये होता है, और जब कैपेसिटेंस होता है तो उसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो रिएक्टेंस जो है वो भी तुम्हारा फ्रीक्वेंसी पे डायरेक्ट डिपेंड करता है, तो ये बन गया। अब एस टी मैक्स, ये पिछला लेक्चर में डिवाइड किया था कि स्लिप एट विच टॉर्क इज़ मैक्सिमम, इसका ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ देखो x जो था वो f पे डायरेक्ट डिपेंड कर रहा था, इसका मतलब x को हटा के यहाँ पे f रख दो, f को रखोगे तो पता चलेगा ये इन्वर्स रिलेशन शेयर कर रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब हम लोग फ्रीक्वेंसी का डिपेंडेंसी देखें, फ्रीक्वेंसी किस किस पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंस पे, स्लिप पे, तुम्हारा एनएस पे, किसी पे डायरेक्ट किसी पे इनडायरेक्ट। ठीक है। अब यहाँ पे देखो टॉर्क का एक्सप्रेशन, ये थेवेनिन वाला ही टॉर्क है। आप करेंगे क्या कि ये तो इनिशियल वैल्यूज़ पे है, ठीक है। आप करेंगे क्या कि मशीन हमेशा लो स्लिप जोन में ऑपरेट करता है, इसलिए लो स्लिप वाला फॉर्मूला लिख लिए। यहाँ पे जो तुम्हारा 1 है, जो ओल्ड वैल्यू है, वो ओल्ड वैल्यू यहाँ से निकाल के सब्सटीट्यूट कर दोगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे ओमेगा एस एम 1, ओमेगा एस एम 1 को क्या लिख सकते हो, ओमेगा एस एम 2 डिवाइडेड बाई F2 अपॉन F1, समझे। तो उसी चीज़ को यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। पुट करने के बाद हमें जो नया टॉर्क मिलेगा वो ये मिलेगा। कहने का मतलब ये टॉर्क का ये फ्रीक्वेंसी देखो डायरेक्ट रिलेशन है। कहने का मतलब लो स्लिप जोन में तुम्हारा टॉर्क डायरेक्टली डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। जब डायरेक्ट डिपेंडेंस होगा तो
अगर इधर डिक्रीज़ करोगे इधर भी डिक्रीज़ होगा, इंक्रीज़ करोगे इंक्रीज़ होगा, ठीक है। सिमिलरली हाई स्लिप जोन में देखो, हाई स्लिप जोन में तुम्हारा टॉर्क जो है फ्रीक्वेंसी से इन्वर्स रिलेशन शेयर कर रहा है, ठीक है। ये पहले भी हम लोग पढ़े थे, ठीक है। तो हमें फ्रीक्वेंसी का डिपेंडेंसी इधर तो 4 चीज़ पे मिला था, टॉर्क पे भी मिल गया। टॉर्क पे क्या मिला कि लो स्लिप जोन में डायरेक्ट डिपेंडेंस होगा, हाई स्लिप जोन में इन्वर्स डिपेंडेंस होगा। कहने का मतलब हमने अभी तक क्या देखा है, हमने फ्रीक्वेंसी का डिपेंडेंसी देखा है 5 से 6 चीज़ों में, ठीक है। 6 चीज़ देख लिया। अब मैक्सिमम टॉर्क के एक्सप्रेशन पे देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी इस पे डिपेंड करता है कि नहीं। तो मैक्सिमम टॉर्क ऐसे लिखा जाता है, और यहाँ पे जब तुम ये सब वैल्यू डालोगे ओमेगा एस एम का, तो पता चलेगा कि मैक्सिमम टॉर्क जो है इक्वल आ रहा है। मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज करने पे जो नया वैल्यूज़ आ रहा था उस पर मैक्सिमम टॉर्क सेम आ रहा है। कहने का मतलब फ्रीक्वेंसी जो है मैक्सिमम टॉर्क पे डिपेंड नहीं करता है। कहने का मतलब कि तुम अगर फ्रीक्वेंसी चेंज करते हो सिंक्रो मशीन में तो मैक्सिमम टॉर्क नहीं बदलेगा, वही का वही रहेगा, ठीक है। ये वही चीज़ देखो लिखा हुआ है कि फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं, ये टॉपिक है। एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज दोनों चेंज करते हैं, ठीक है, सो दैट वी बाई एफ हमारा कांस्टेंट रहे, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी चेंज किए तो हमें इतना चीज़ मिला, एक तो स्लिप चेंजेस। अब इसी चीज़ को हम लोग ग्राफ से समझेंगे, ठीक है। इसमें एक अभी जो हम लोग ग्राफ से समझेंगे उसमें हम लोगों ने किया क्या है कि सिंक्रोनस स्पीड को कांस्टेंट रखा है, ठीक है। मतलब क्या कि जब तुम फ्रीक्वेंसी चेंज कर दोगे जो सप्लाई का, मतलब स्टेटर में जो सप्लाई आ रहा है उसी का फ्रीक्वेंसी जब चेंज कर दोगे तो स्टेटर का जो फ्लक्स है जो कि ns रफ्तार से घूम रहा है उस फ्लक्स में भी चेंज आ जाएगा। मतलब ns रफ्तार अब ns रफ्तार से नहीं घूमेगा, ns का वैल्यू भी चेंज कर जाएगा। लेकिन अभी इस कंसिडरेशन में, इस ग्राफ में हमने क्या कंसिडर किया है कि ns का रफ्तार नहीं बदल रहा है, कांस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद इसको वेरिएबल भी कर देंगे, ठीक है। तो ये देखो ये टॉर्क ग्राफ है जहाँ पे ये जो पेंसिल वाला है ये तुम्हारा एक्चुअल टॉर्क है, ठीक है। एक्चुअल टॉर्क मतलब रेटेड वैल्यू पे यही टॉर्क मिलेगा, ठीक है। इस स्पीड पे देखो NR इज इक्वल टू NS हो जाता है और स्लिप इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये सिंक्रोनस का कंडीशन है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे और घटाएंगे, ठीक है। उससे पहले एक लोड टॉर्क हमने कंसिडर कर लिया, कोई भी तुम्हारा कांस्टेंट टॉर्क लोड है, ठीक है। कांस्टेंट टॉर्क लोड कहने का मतलब क्या होता है कि उसका टॉर्क डिमांड हमेशा एक ही होगा। इसका देखो, इसका टॉर्क डिमांड हमेशा एक ही है, न बढ़ रहा है न घट रहा है, ठीक है। तो ये देखो ये टॉर्क जब तुम्हारा रेटेड वैल्यू पे था तो ARPM पे था, ठीक है। अब जैसे ही तुमने फ्रीक्वेंसी घटा दिया, ठीक है, घटा दिया देखो मतलब ब्लैक लाइन, ठीक है। तो जैसे ही घटा दिया तो सडनली टॉर्क तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क यहाँ पे ड्रॉप कर गया। अब यहाँ पे टॉर्क घट गया तो यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे क्या हुआ, टॉर्क इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क कम है, किससे, लोड टॉर्क से। तो मशीन डीएक्सेलरेट करेगा, ठीक है। और डीएक्सेलरेट करने के लिए क्या करेगा, वो अपने स्पीड में बदलाव करेगा, ठीक है। किस डायरेक्शन में बदलाव करेगा, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क लोड टॉर्क के इक्वल हो जाए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है वो इस साइड आएगा, इस साइड आएगा। और जब इस पॉइंट पे पहुंचेगा तब उसका T इज इक्वल टू TL हो जाएगा। उस समय मोशन तुम्हारा स्पीड क्या होगा, BRPM। कहने का मतलब रोटर जो है खुद से अपना RPM घटा लिया, किस लिए घटा लिया, मैग्नेटिक लॉकिंग के लिए, ठीक है। सिमिलरली मान लो तुमने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया, ठीक है। अब देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो तो रिस्पेक्टिवली वोल्टेज भी बढ़ाओगे सो दैट V/F कांस्टेंट रहे, ठीक है। तो देखो इस पॉइंट पे तुम्हारा रेटेड था, अब इस पॉइंट पे तुमने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया, दैट इज़ ये वाला ब्लू लाइन। तो देखो इसी पॉइंट पे ARPM पे फ्रीक्वेंसी टॉर्क कितना बढ़ गया, इतना बढ़ गया। तो कहने का मतलब ये अब एक्सेलरेट करेगा तो किधर जाएगा, राइट साइड। मतलब ये अपना स्पीड बढ़ाएगा सो दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क बिकम्स इक्वल टू लोड टॉर्क। मतलब इसका स्पीड कुछ ये हो जाएगा, समझे, बढ़ के, समझे। तो कहने का मतलब फ्रीक्वेंसी घटाने से स्पीड घट रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से स्पीड बढ़ रहा है, ठीक है। जो कि हम लोग यहाँ पे देखे थे, जो तुम्हारा NR
ठीक है, तो ये समझ गए। अब इसके बाद ये जो है वही चीज़ का एक्सप्लेनेशन है। अब इसके बाद क्या किए, अब इसके बाद हम एक्चुअल कंडीशन पे आए। ठीक है, पिछले बार हमने एनएस को कांस्टेंट रख दिया था, जो कि सही नहीं था। प्रैक्टिकल में जब तुम सप्लाई ही चेंज कर दे रहे हो, सप्लाई का वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी ही चेंज कर दे रहे हो, तो रोटर का जो स्टेटर का जो फ्लक्स का जो स्पीड है एनएस, वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, अब तुम्हारा फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो रहा है, वोल्टेज भी चेंज हो रहा है, एनएस भी चेंज हो रहा है। उस समय जो टॉर्क का ग्राफ है वो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें हमें अचीव क्या करना है, इसमें हमें ये देखना है। ठीक है, पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कंडीशन था, स्टार्टिंग टॉर्क कम था और मैक्सिमम टॉर्क ज़्यादा था। ठीक है, तो अब इसमें फिर से हमें सोचने वाली बात आया कि क्या हम इस मशीन को कंटिन्यूअस मैक्सिमम टॉर्क पे चला सकते हैं। कहने का मतलब स्टार्टिंग टॉर्क तो मैक्सिमम टॉर्क के इक्वल होना ही चाहिए, लेकिन हर आरपीएम मैक्सिमम टॉर्क पे ही होना चाहिए, समझे। तो वो भी हम लोग वेरी प्रिसाइज V/F चेंज से पा सकते हैं। मतलब देखो, हर आरपीएम पे तुम्हारा मैक्सिमम टॉर्क है, स्टार्टिंग टॉर्क मैक्सिमम टॉर्क है, लेकिन स्टार्टिंग टॉर्क के बाद वाला भी आरपीएम सारा तुम्हारा मैक्सिमम टॉर्क पे ही है। ठीक है, ये WB क्या है, WB तुम्हारा रेटेड वोल्टेज था, रेटेड वोल्टेज पे जो आरपीएम था वो है। ठीक है, तो WB के पहले देखो, पहले क्या है, टॉर्क तुम्हारा कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, मैक्सिमम टॉर्क। ठीक है, कहने का मतलब ये साइड क्या है, तुम फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज घटा रहे हो। ठीक है, फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज जब तुम घटा रहे हो तो तुम्हारा मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा है, लेकिन जब तुम रेटेड से आगे बढ़ा दिए, अब इधर क्या है, तुम इंक्रीज़ कर रहे हो, तुम इंक्रीज़ रेटेड से ऊपर कर दिए तो टॉर्क डिक्रीज़ करने लगा। ठीक है, इस वाले एरिया में V/F अब कांस्टेंट नहीं रह गया। ठीक है, ये सिमिलर टू तुम्हारा ये वाला है। ये देखो, रेटेड से कम में जब तुम V/F चेंज कर रहे थे तो ग्राफ लीनियर था, ठीक ना। लेकिन जैसे ही तुम रेटेड से ऊपर बढ़ गए तो देखो तुम्हारा वोल्टेज जो है सैचुरेट कर गया, फ्रीक्वेंसी तुम कितना भी बढ़ा लो, वोल्टेज में कोई इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। देख रहे हो, कहने का मतलब रेटेड से ऊपर अगर तुम जाओगे वोल्टेज को इंक्रीज़ करने तो V/F कांस्टेंट नहीं रहेगा और फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारा घट जाएगा कोर में, समझे। अब कोर में फ्लक्स ही घट गया तो फ्लक्स क्या था, फ्लक्स ही तुम्हारा एयर गैप पावर था, तो एयर गैप पावर ही घट गया तो रोटर में तो पावर ही कम जा रहा है, तो रोटर में कम पावर जा रहा है तो जाहिर सी बात है टॉर्क घट गया, और ये जो है ये तुम्हारा घटते घटते जीरो हो जाएगा, समझे। कहने का मतलब टॉर्क पूरा ही जीरो हो गया, मशीन रोटेट नहीं करेगा। इसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे किया है। ठीक है, अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट है कि ये देखो, इसमें जो है मशीन जो है तुम्हारा हर समय फुल आरपीएम पे रोटेट करता है। फुल आरपीएम कहने का मतलब क्या है, देखो रोटर जो है वो हमेशा एनएस स्पीड को पाना चाहता है, ठीक ना। एनएस मतलब सिंक्रोनस स्पीड, लेकिन इस वाले कंडीशन में हो क्या रहा है कि एनएस ही चेंज कर रहा है हर बार, ठीक ना। और रोटर तुम्हारा हर समय एनएस के इक्विवेलेंट मतलब मान लो एनएस तुम्हारा 1500 आरपीएम है तो रोटर तुम्हारा 1450 आरपीएम है, ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल। ऐसा ही प्रैक्टिकल सिनेरियो होता है, लेकिन इस वाले केस में एनएस ही बदलते जा रहा है, रोटर हमेशा इसको टच कर रहा है लेकिन एनएस ही कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। तो उसके कारण क्या हो रहा है, उसके कारण तुम्हारा स्पीड कंट्रोल हो रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि स्पीड देखो आरपीएम बढ़ रहा है ना, तो आरपीएम बढ़ रहा है इसका मतलब एनआर नहीं बढ़ रहा है, चूँकि एनएस ही तुम्हारा बढ़ जा रहा है उसके कारण एनआर भी बढ़ जा रहा है, समझ रहे हो। मतलब चेंज एनएस हो रहा है लेकिन एनएस किसको कंट्रोल कर रहा है, एनआर को, तो एनआर भी हमारा चेंज हो जा रहा है, ठीक ना। ये सीन है यहाँ पे।
अब ये क्या है, ये वेरिएबल टॉर्क लेस देन, हाँ यहाँ पे तुम्हारा पावर कांस्टेंट है, जबकि यहाँ पे तुम्हारा यहाँ पे तुम्हारा टॉर्क कांस्टेंट है, पावर वेरी कर रहा है, ठीक है। जबकि इस वाले रीजन में पावर कांस्टेंट रहेगा, टॉर्क डिक्रीज करते रहेगा, ठीक है। देखो टॉर्क जो होता है ना, पावर जो होता है वो टॉर्क इनटू एंगुलर रोटेशन होता है, ठीक ना। तो ये वही वाला कॉन्सेप्ट है, एनर्जी रिमेन कंजर्व्ड, ठीक है। पहले ज़्यादा टॉर्क था, स्पीड कम था। अच्छा हाँ, एक और चीज़, यहाँ देखो मैक्सिमम टॉर्क है लेकिन स्पीड कम है, देख रहे हो। स्पीड जैसे जैसे बढ़ रहा है टॉर्क कांस्टेंट है, और यहाँ पे देखो तो टॉर्क घट रहा है लेकिन स्पीड अभी भी बढ़ते जा रहा है, ठीक ना। कहने का मतलब पावर कांस्टेंट है, और क्या है, हाँ, और इस स्पीड कंट्रोल मेथड से, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी कंट्रोल से, हम जो आरपीएम चाहे उस आरपीएम पे मशीन को रोटेट करवा सकते हैं। कहने का मतलब जो भी मेरा डिज़ायर्ड आरपीएम है उस पर हम रोटेट करवा सकते हैं। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है फ्रीक्वेंसी कंट्रोल का, ठीक ना। इतना बड़ा एडवांटेज है कि यही इस फ्रीक्वेंसी कंट्रोल के कारण ही इंडक्शन मशीन का यूज़ बहुत बढ़ गया। अब ये सिनेरियो क्या है, बिलो बेस स्पीड अबव बेस स्पीड। तुम्हारा देखो बेस स्पीड डब्ल्यू भी है, ये बिलो बेस स्पीड है, ये अबव बेस स्पीड है। उसमें क्या बताया कि वी वाई एफ कॉन्स्टेंट है उस फेज़ में, हाँ तो पता ही था। इस वाले फेज़ में वी वाई एफ कॉन्स्टेंट रहेगा, इस वाले फेज़ में वी वाई एफ कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। जब वी वाई एफ कॉन्स्टेंट रहेगा तो मोटर किस तरह बिहेव करेगा, कांस्टेंट टॉर्क एंड वेरिएबल पावर ड्राइव। लेकिन इस वाले कंडीशन में जब वोल्टेज वी वाई एफ कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा तो इस वाले कंडीशन में ये कांस्टेंट पावर वेरिएबल टॉर्क की तरह काम करेगा, ठीक है। अब इस वाले ग्राफ में इस फेज में टॉर्क कम क्यों हो रहा है, तो इसका रीज़न देखो यहाँ पे है। यहाँ पे रीज़न ये है कि तुम्हारा वी वाई एफ जो है, वी वाई एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स होता है, ठीक है। और ये वाला केस था क्या, बेसिकली ये फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करने वाला, मतलब रेटेड से फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तब ऐसा ग्राफ मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी जब तुम बढ़ाओगे तो फ्लक्स क्या होगा, घटेगा, ठीक है। वी वाई एफ कॉन्स्टेंट रखने के लिए फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ा रहे हो तो तुमको वोल्टेज भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे ही वोल्टेज बढ़ाओगे फ्लक्स बढ़ जाएगा, फ्लक्स बढ़ जाएगा तो कोर सैचुरेट करेगा, दैट इज़ डेंजरस। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जब ये वाला जोन आ जाता है, ये वाला जोन आ जाता है तो हम सिर्फ फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करते हैं और वी वाई एफ रेशियो को ख़राब होने देते हैं। वी वाई एफ रेशियो को कांस्टेंट नहीं रहने देते हैं, हम उसको कांस्टेंट से हटने दे देते हैं, ठीक है। ताकि फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से फ्लक्स घट जाए मंजूर है, लेकिन वी वाई एफ कॉन्स्टेंट रखने के कारण वोल्टेज भी अगर हमें बढ़ाना पड़ेगा तो फ्लक्स बढ़ जाएगा, जो कि डेंजरस है, समझे। तो उस वाले फेज़ में हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं और इस रेशियो को कांस्टेंट नहीं रखते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, फ्लक्स जो है तुम्हारा घटने लगता है। फ्लक्स घटेगा मतलब रोटर को बेसिकली फ्लक्स से ही तो पावर ट्रांसफ़र हो रहा है, तो फ्लक्स ही घट गया तो रोटर को पावर घट गया, इसीलिए कंटिन्यूसली डिक्रीज होने लगता है टॉर्क, ठीक है। हाँ ये देखो वही चीज़ है। अब जो टॉर्क है वो स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी के रेट से डिक्रीज करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये तुम्हारा एक्सप्रेशन बताया गया है, ये जो डिक्रीज कर रहा है ना टॉर्क, तो तुम फ्रीक्वेंसी में जितना इंक्रीज करोगे उसका स्क्वायर टाइम से टॉर्क डिक्रीज करेगा, ठीक है। अब न्यूमेरिकल रिलेटेड फार्मूला ये सब क्या है, ये देखो ये जो है तुम्हारा लो स्लिप का टॉर्क का एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि लोड को कांस्टेंट कर देते हैं। कांस्टेंट कहने का मतलब कि लोड
चेंज नहीं हो रहा है। जैसे मान लो तुम्हारा एक गाड़ी है, तो गाड़ी का वज़न तो सेम ही है, मोटर को उतना ही वज़न 10 के स्पीड पे भी खींचना है, 20 के स्पीड पे खींचना है, तो लोड मेरा कांस्टेंट है। तो वैसा वाला केस में देखो, वैसा वाला केस में क्या आएगा, टॉर्क जो है ये प्रोपोर्शनल इक्वेशन हमें मिलेगा, ठीक है। तो v बाई एफ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f, तो क्या करो तुम v के जगह पे f को पुट कर दो, ठीक है। इस वाले इक्वेशन में v के जगह f को पुट कर दिए तो हमें ऐसा एक्सप्रेशन मिल गया, मतलब टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, ये मिल गया। अब दूसरा केस क्या है, कांस्टेंट टॉर्क लोड। देखो ये जो वर्ड है ना कांस्टेंट टॉर्क लोड, इसका मीनिंग है, ठीक है। इसके जगह पे मान लो कांस्टेंट लोड टॉर्क कर देंगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। कांस्टेंट टॉर्क लोड कहने का मतलब टॉर्क तुम्हारा कांस्टेंट है, और कांस्टेंट लोड टॉर्क कहने का मतलब लोड तुम्हारा कांस्टेंट है, समझे। तो इससे कंफ्यूज मत करना। इससे पहले जहाँ भी हमने लिखा है मेरा मीनिंग यही रहा है, कांस्टेंट टॉर्क लोड, ठीक है। लिखने में गलती हुआ होगा इससे पीछे। कांस्टेंट टॉर्क लोड कहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क हमेशा लोड टॉर्क के बराबर है, कांस्टेंट टॉर्क, ठीक है, कांस्टेंट टॉर्क, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस एफ, कहने का मतलब एस एफ तुम्हारा कांस्टेंट है, ठीक है। क्यों, इसके कारण। कहने का मतलब स्लिप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में जब कांस्टेंट टॉर्क लोड रहेगा तो तुम डायरेक्टली स्लिप और फ्रीक्वेंसी में ये डाल सकते हो, ठीक है। अब ये रिलेशन मिल गया तो हमें स्लिप 2 का वैल्यू मिल गया, ठीक है। ये S2 S1 क्या है, ये तुम्हारा नया स्लिप का वैल्यू है, और ये गिवन स्लिप का वैल्यू है, ठीक है। मान लो क्वेश्चन में तुमको कोई एक स्लिप दिया, दिस फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दिया है, और पूछा कि इस पर्टिकुलर स्लिप पे क्या वैल्यू होगा, तो वो तुम इधर से निकाल सकते हो, ठीक है। और इस स्लिप पे सिंक्रोनस स्पीड क्या होगा वो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। याद रखो ये जो है ये ओल्ड सिंक्रोनस वैल्यू रहेगा क्वेश्चन में जो दिया रहेगा, और ये क्या है, नया सिंक्रोनस वैल्यू जो क्वेश्चन में पूछा गया है, ये भी नया स्लिप का वैल्यू। सिमिलरली हम लोग रोटर का भी स्पीड निकाल सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्वेश्चन में बोला कि हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करके नया फ्रीक्वेंसी ये डाल दिए, इस फ्रीक्वेंसी पे अब रोटर का स्पीड क्या होगा, तो इस फॉर्मूला से निकल जाएगा।